नमस्कार दोस्तों। अभी जल्द में ही आपने सुना होगा कि जो अमेरिका है उसने वेनेजुएला से वहाँ के राष्ट्रपति जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनको दादागिरी पर वहाँ से उठा के लेकर गया उनके अपने देश से। वो बेचारे सो रहे थे और वहाँ से उनको उठा के लेकर गया और अपने अपने देश में उनको लेकर गया और बोल रहा है कि वो अपने देश में उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। अब ये तो बिल्कुल हिपोक्रेसी है कि ये वही अमेरिका है जो शुरुआत से ही ये बात कहता है कि हम डेमोक्रेसी के लिए सब करते हैं और हम ही से डेमोक्रेसी शुरू होती है और हम ही ने डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और अभी आप देखेंगे कि वही अमेरिका जो एक निर्वाचित राष्ट्रपति है, उस निर्वाचित राष्ट्रपति को अमेरिका अपने यहाँ उठा कर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनता है। और मेन बात तो सिर्फ तेल के लिए है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो सारा खेल तो तेल का है। लेकिन अब जैसे इराक में हुआ, अमेरिका ने किया कि इराक में बोले कि यही अमेरिका वाले थे जो डेमोक्रेसी के नाम पे बोले कि नहीं, वो लोग परमाणु बम बना रहे हैं, इससे विश्व को खतरा है। तो ये सब कुछ नहीं है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, जो निर्वाचित राष्ट्रपति है, वो चाहे जैसा हो, वो अच्छा है बुरा है, उसका जो जस्टिफिकेशन है वो इतिहास में किया जाएगा। अभी तो जनता ने उसको चुना है और किसी भी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ आप ऐसे ही किसी राष्ट्रपति को आप उठा के उसके देश से लेकर नहीं जा सकते। ये यूएन चार्टर के भी अगेंस्ट है। तो अभी हम देख भी रहे हैं कि आजकल जो यूएन है वो तो ऐसे ही है, मतलब किसी काम का नहीं है। 1945 में बना दिया गया यूएन। वो इसलिए बनाया गया कि दूसरा कोई विश्व युद्ध ना हो या कोई दूसरे देश एक दूसरे देश से ना लड़े। लेकिन आज तो कुछ ऐसा है नहीं। इससे बहुत सारे देश को ताकत मिल रही है। ये भी हो सकता है कि कल को रशिया यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से या यूक्रेन के राष्ट्रपति को वहाँ से उठा के अपने देश में ला के जब्त कर ले, सिर्फ इसके लिए कि हाँ वो मेरी टेरिटरी, वो मेरे देश के लिए फ़ायदेमंद है। और हो सकता है कि व्लादिमीर जेलेंस्की रशिया के लिए खतरा हो तो कल को ट्रम्प से ही प्रेरणा लेकर रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो उनको उठा के अपने यहाँ पर रख सकते हैं और अपने यहाँ पे कोर्ट केस चलवा के उनको सज़ा भी दिलवा सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल नया चलन है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को, निर्वाचित राष्ट्रपति को उठा के लेकर आओ और अपने देश में के कोर्ट में चलवाओ। जबकि आज फिर यूएन चार्टर का क्या हुआ इससे? इसके अलावा यूएन चार्टर के अलावा बहुत सारी इम्यूनिटीज़ होती हैं जो राष्ट्रपति को या किसी भी डिप्लोमेट को मिलती है। देश के राष्ट्रपति को ही जब ये इम्यूनिटी नहीं है तो उस देश के किसी भी डिप्लोमेट को या किसी भी राजनयिक को क्या ही होगा। ये समस्या है। मेन 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 बात जो कहने का मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ये एक समस्या है जो बहुत जटिल है। देश में विस्तारवादी नीति बढ़ रही है। हर किसी को अपनी अपनी ज़मीन कम लग रही है जितने भी लोग कर रहे हैं और हर कोई अपने आप को ताकत दिखाने की कोशिश में है। विस्तारवादी नीति जनरली जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसमें ही होती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो भी आजकल, जो पूंजीपति जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो भी आजकल अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा अभी आप हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड के लिए बोला है कि नहीं नहीं, हमको ग्रीनलैंड चाहिए। दादागिरी में इसलिए ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि उनके देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का लोकेशन ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे चाइना और रशिया के युद्धपोत, पनडुब्बी ये सब घूमते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम नहीं इनको हथियाएंगे तो शायद चाइना वाले या रशिया वाले इसको हथिया लें। ये बिल्कुल गलत बात है। ये भी यूएन चार्टर के अगेंस्ट है। आज परमानेंट 5 मेंबर जो बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो खुद ही कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ कौन प्रस्ताव लेकर जाएगा, कौन कुछ बात करेगा? उसमें से एक लोग वीटो लगा के बैठ जाएंगे। तो आजकल हम ये भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आजकल जो यूनाइटेड नेशन की जो व्यवस्था है वो अब
वैसी नहीं रही जिस उद्देश्य के साथ उसको बनाया गया था। आजकल बिल्कुल बदलाव हो गया है। जिसके पास ताकत है वो अपने ताकत के दम पर कुछ भी कर रहा है, बिना किसी नियम के सारे नियमों को की धज्जियाँ उड़ा रहा है। अभी हाल ही में रस अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यूनाइटेड नेशन में क्या नियम कानून है। इसका मतलब वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास डॉलर है। डॉलर के हिसाब से अपने ट्रेड से सबको डराते। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा वेपन, मेरे पास सबसे बड़ा हथियार टैरिफ है, जो मैं व्यापार से सबके खिलाफ करता हूँ। तो अभी ग्रीनलैंड के लिए बात किया है। यही यूरोप वाले हैं जो रशिया और यूक्रेन वॉर में यूरोप वाले सारे लोग यूक्रेन का साथ दे रहे थे और रशिया को बोल रहे थे कि नहीं नहीं तुम खराब हो, और सब कुछ बोल रहे थे। आज यही जब इन्हीं यूरोप वालों के पास, जबकि ग्रीनलैंड में जो डेनमार्क का हिस्सा है, हालांकि उसका ये वैसे तो नॉर्मल रिपब्लिक है वो, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी डेनमार्क के अंडर में है, जैसे विदेश नीति है, ये सब डेनमार्क के हिस्से में है। ये सब नाटो मेंबर भी हैं। नाटो 1949 में बनाया गया। ये एक सैन्य संगठन है जो इसलिए है कि हम सभी लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं, हम सभी लोग अगर कुछ भी होता है हम एक साथ रहेंगे। अगर किसी बाहरी देश बेसिकली उस टाइम पर रशिया ही था जो सबका मेंबर नहीं था, जो सब जिसको अमेरिका को बेसिकली खतरा था कि अगर कुछ होता है तो सभी लोग इस पे एक साथ हमला करेंगे। उसका आर्टिकल 5 मेरे ख्याल में आ रहा है, आर्टिकल 5 ही है जो आर्टिकल 5 एक्टिवेट कर देंगे, जिससे सारे देश मिलकर एक साथ ही उस देश पे हमला करेंगे। आज नाटो का हाल है कि नाटो का ही एक मेंबर जो उन पे कब्जा करने की बात कर रहा है और उस पर कब्जा करेगा भी। जो जिस तरीके के हालात लग रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिन अपने आप को घोषित कर लिए थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा क्योंकि उन्होंने युद्ध रुकवाया था, और आज ही उन्होंने वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, माफ़ कीजिएगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, निर्वाचित राष्ट्रपति को उठा लिया और उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए था। हमको लग रहा है नोबेल पीस प्राइज़ की जो कमेटी है उनको पहले से पता था कि ये कैसे आदमी है। इसके अलावा यही जो नाटो मेंबर थे, यही नाटो मेंबर जो हैं, उसी में से ही किसी को भी मुझे लगता है कि पहले के समय में किसी भी नाटो मेंबर को पता नहीं रहा होगा कि उन्हीं का ही एक फाउंडिंग मेंबर उनके ऊपर हमला करने की बात भी करेगा। अब यूरोप को समझ में आ रहा है कि हम लोगों को एक साथ होना चाहिए। इसमें अभी ग्रीनलैंड ने बहुत सारे देशों से बोला है कि नाटो मेंबर से ही बोला है कि हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए। उसमें से जर्मनी तैयार भी है। जर्मनी से बोला है, ऑस्ट्रेलिया से बोला है, ब्रिटेन से बोला है। तो ब्रिटेन तो अमेरिका का पिछलग्गू ही है। वो तो उनके पास इतनी ताकत नहीं है, ना तो उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो कुछ कह सकें। जर्मनी ने बोला है कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में है कि देखा जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास कितनी ताकत है। ट्रम्प की जो सनक है वो दुनिया देख चुकी है और दुनिया देख भी रही है। अब वो आगे देखा जाएगा ग्रीनलैंड में क्या होता है। ग्रीनलैंड में मुश्किल से बताया जा रहा है कि 57,000 की पॉपुलेशन है। अब वो लोग क्या ही कर पाएंगे। उनका मुख्य जो आय का स्रोत हो मछली का व्यापार करते हैं वो लोग। लगभग $20,000 पर कैपिटा का उनका इनकम है। देखते हैं ट्रम्प के सामने तो वो सैन्य तरीके से तो रुक नहीं पाएंगे। ये हो सकता है कि अगर पूरा यूरोप एक साथ खड़ा हो जाए, पूरा यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है वो, तो पूरा यूरोपियन यूनियन अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो हो सकता है कि किसी तरीके से बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है। सैन्य संगठन के आधार पर नहीं है। याद करने वाली बात यह है कि ट्रम्प जब से पहले उसके शासन में भी जब से पहले आए थे, तब से उन्होंने बोला था कि हम सारे संगठन से अलग होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे मेन मेंबर हमारे अमेरिका का पैसा जाता है और सबसे ज़्यादा पैसा हम ही खर्च कर रहे हैं। चाहे नाटो का मेंबर हो, वो बोल रहे थे कि सब लोग अभी अपने जीडीपी का 5% कम से कम खर्च करो, सारे लोग कंट्रीब्यूट करो, लेकिन कोई दे नहीं रहा था। अमेरिका नाटो में लगभग 65% के आसपास खुद ही का कंट्रीब्यूशन उसका है। तो नाटो ट्रम्प बोल रहे थे कि हम हर जगह से बाहर हो जाएंगे, नहीं तो आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ये ट्रेलर भी है और यूरोप को समझने वाली बात भी है कि अगर रक्षा की भक्षक बन जाए तो क्या होगा। बाकी तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है।
आगे जैसा विश्लेषण होता है फिर बताते हैं आपको। ठीक है, नमस्कार।